Namaste, good morning, and welcome, friends. I'm your astrologer friend Rajiv Nath, back with you with another very important video. बहुत दिन से मैं सोच रहा था एक वीडियो, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं रूलिंग प्लैनेट्स को लेकर के कि रूलिंग प्लैनेट्स कृष्णमूर्ति पद्धति में एक तो क्या है और कैसे उनको यूज करना है। रूलिंग प्लैनेट्स को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। क्या रूलिंग प्लैनेट्स यूज करना मैंडेटरी है? क्या जरूरी है रूलिंग प्लैनेट्स यूज करना? पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि कैसे यूज करना है, और अगर मैंडेटरी नहीं है तो कब यूज करना है, और क्या हमेशा मतलब रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करना जरूरी होता है। तो इन सब सवालों को लेकर के मैं आपके सामने आज आया हूं। और पहले तो मैं बताऊंगा कि रूलिंग प्लैनेट्स होते क्या हैं और किन किन परिस्थितियों में उनको यूज करना है या नहीं करना है, और कैसे यूज करना है, और जिसमें कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये बहुत ही मतलब ये कॉमन सा लोगों के दिमाग में एक डायलेमा रहता है। इवन पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग केपीएस, उनके दिमाग में भी कई बार डायलेमा रहता है, और स्टूडेंट्स के दिमाग में तो खैर रहता ही है। तो मैंने कहा चलिए क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं। तो मेरे वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, कोशिश तो करता हूं मैं छोटा रखना, थोड़े से लंबे हो जाते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर जो है ना पूरी तरह से देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो देखिए, मैं पहले तो एक स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि रूलिंग प्लैनेट्स क्या है। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ रूलिंग प्लैनेट्स हैं क्या, और उनको उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा कि रूलिंग प्लैनेट्स को कैसे यूज करना है। तो ये देखिए, ये स्क्रीन आपके सामने खुल रही है। देखिए, ये शायद आप लोग आप लोगों को शायद मालूम होगा रूलिंग प्लैनेट्स क्या हैं, कैसे हम रूलिंग प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब आप डिसाइड करते हैं कि हमें रूलिंग प्लैनेट्स का इस्तेमाल करना है, पहले बात तो कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रेडिक्शन में रूलिंग प्लैनेट्स का यूज करें। लेकिन जब आप डिसाइड करते हैं कि हमें रूलिंग प्लैनेट्स का इस्तेमाल करना है, तो रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं? रूलिंग प्लैनेट्स, जैसे कृष्णमूर्ति जी ने कहा था कि रूलिंग प्लैनेट्स ये डिवाइन हेल्प हैं। मतलब एक तरह से ऊपर से ये ईश्वर जो है ना, जब मैं इसको यूं मानता हूं कि रूलिंग प्लैनेट्स एक जीपीएस की तरह है। जैसे आप गाड़ी जब चलाते हैं और रास्ता आपको नहीं पता होता है या आप रास्ता भटक जाते हैं, तो क्या करते हैं आप? आजकल अमूमन मोबाइल में और सब जगह जीपीएस रहता है ना। क्या उसको फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या कुछ है, जिससे कि आपको वो गाइड करके ले जाता है, सही डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। उसी प्रकार से रूलिंग प्लैनेट, जब कभी एस्ट्रोलॉजर फंस जाता है कि अब क्या करें प्रेडिक्शन के लिए, अब हम कहाँ देखें, ये कंफ्यूजन मुझे इस तरह का है, उस समय रूलिंग प्लैनेट्स जो है ना वो जीपीएस का काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखें रूलिंग प्लैनेट्स हैं क्या। तो ये एक एग्जाम्पल चार्ट हमने यूं ही ले लिया है। और रूलिंग प्लैनेट्स, जब आप सवाल को जज कर रहे हैं या किसी हॉरोस्कोप को जज कर रहे हैं और रूलिंग प्लैनेट्स की मदद आपको लेनी है, आप फंस जाते हैं, तो आप उस समय का जहां आप बैठे हैं, जहां सपोज जैसे मैं रांची में हूं, तो मैं रांची में हूँ अभी, अगर मुझे रूलिंग प्लैनेट्स की आवश्यकता पड़े, सपोज ये चार्ट अभी मैंने, ये अभी का है पहले का, लेकिन जब जिस टाइम ये प्रश्न चार्ट, उस समय का, जिस जगह बैठते हैं उस समय का चार्ट, टाइम चार्ट आपको बनाना है। और उस समय जहां आप बैठे हैं उस समय कोई ना कोई उस समय लग्न उदित हो रही होगी, सम असेंडेंट मस्ट बी राइजिंग। तो सबसे पहला रूलिंग प्लैनेट होता है, देखिए यहां पर हमने लिखा है, यहाँ इससे आप टेबल से भी देख सकते हैं असेट। मैं कर्सर को एक मिनट आपके लिए चेंज करता हूं, जिसमें कि आपको आसानी से आप कर्सर को देख पाएंगे। ये देखिए, पहला रूलिंग प्लैनेट होता है असेंडेंट स्टार लॉर्ड। ये देखिए, ये कस्पल पोजीशंस टेबल है। तो ये चार्ट है जिस समय हमने रूलिंग प्लैनेट्स आइडेंटिफाई करना था मुझे। तो ये देखिए, फर्स्ट कस्प असेंडेंट कहते हैं। तो सबसे पहला जो है असेंडेंट, असेंडेंट राशि लॉर्ड कौन है? तो यहाँ आप देखिए वीनस है। ठीक है, तो ये देखिए असेंडेंट राशि लॉर्ड, असेंडेंट आरएल, राइट साइड में देखिए ये वीनस हमने लिखा हुआ है।
दूसरा रूलिंग प्लैनेट होता है असेंडेंट स्टार लॉर्ड, यानी कि असेंडेंट किस नक्षत्र में उस समय है, जो राइजिंग असेंडेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं राहु है। दूसरा ये देखिए नंबर 1 पे लिखा है, वो मैं बताता हूँ क्यों नंबर 1 पे लिखा है, असेंडेंट स्टार लॉर्ड राहु है। तीसरा रूलिंग प्लैनेट होता है मून राशि लॉर्ड। तो ये देखिए ऊपर कस्पल प्लैनेटरी पोजीशंस में मून के राशि लॉर्ड कौन है, मून किसकी राशि में बैठा हुआ है, सैटर्न। तो ये देखिए यहाँ नंबर 5 पे लिखा हुआ है मून राशि लॉर्ड सैटर्न, यानी कि सैटर्न रूलिंग प्लैनेट एक हो गया। और चौथा होता है मून किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड कौन है, तो वो मून राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो हमें 1 2 3 4 राहु, वीनस, राहु, सैटर्न, ये 4 रूलिंग प्लैनेट्स हमें मिलते हैं। पांचवा रूलिंग प्लैनेट होता है जिस दिन आप सवाल का जजमेंट कर रहे हैं या हॉरोस्कोप की जजमेंट कर रहे हैं, वो कौन सा दिन है। अगर मंडे है उसको डे लॉर्ड कहते हैं। पांचवा, तो मैं थर्सडे को जजमेंट कर रहा था, तो थर्सडे का लॉर्ड होता है जुपिटर। मंडे को कर रहे हैं तो मून हो जाएगा, ट्यूसडे को कर रहे हैं तो मार्स हो जाएगा, वेडनेसडे को कर रहे हैं तो बुध हो जाएगा, थर्सडे को कर रहे हैं तो जुपिटर हो जाएगा, फ्राइडे को अगर आप कर रहे हैं तो वीनस हो जाएगा, सैटरडे को कर रहे हैं तो शनि हो जाएंगे, और संडे को कर रहे हैं तो सूर्य हो जाएंगे। ये 5 रूलिंग प्लैनेट मेन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये नंबर 2 पे ये इन सॉरी नंबर 3 पे ये असेंडेंट सबलॉर्ड क्या लिया हुआ है। तो मैं आपको कंफ्यूजन को अभी दूर करने के लिए मैं 1 सेकंड के लिए मैं इसको हटा देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा अंत में कि ये दो जो हैं ये क्यों लिए गए हैं, असेंडेंट सबलॉर्ड और मून मून के सबलॉर्ड को क्यों दिया गया, ये मैं इसको हटा दूं, जिसमें कि आपका अभी फिलहाल के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये देखिए कहाँ गया ये मून सबलॉर्ड, ये भी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मून सबलॉर्ड को ये हटा दिया। तो हमारे 5 जो मेन हमारे रूलिंग प्लैनेट्स निकल के आए हैं। सबसे पहला राहु असेंडेंट्स, ये इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है, ये 1 2 3 4 जो करके मैंने लिखा है। सबसे स्ट्रॉन्ग असेंडेंट स्टार लॉर्ड होता है रूलिंग प्लैनेट, वो राहु है। उसके बाद सेकंड इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ होता है असेंडेंट राशि लॉर्ड, वो वीनस है। तीसरा होता है मून स्टार लॉर्ड, वो राहु है। चौथा होता है मून राशि लॉर्ड, वो है सैटर्न। और सबसे वीकेस्ट होता है डे लॉर्ड, वो है जुपिटर। और उसके बाद फिर एक और है एनी प्लैनेट इन कंजंक्शन विथ एन आरपी इज ऑल्सो एन आरपी। तो यहाँ आप देखेंगे इस चार्ट में कि कंजंक्शन जो है, आप देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ तो वीनस और सन, वीनस और सन दोनों का कंजंक्शन है। एक 28 डिग्री, एक करीब 25 डिग्री पे बैठे हैं और दूसरे 28 डिग्री, 3 डिग्री का फासला है। और यहाँ पर हमने वीनस वी हैव आइडेंटिफाइड एज अ रूलिंग प्लैनेट। तो सन चूंकि उसके इतना नजदीक है वीनस के इस हॉरोस्कोप में कि हम सन को भी, सन बिकम्स अ रूलिंग प्लैनेट। तो ये एक एडिशनल रूलिंग प्लैनेट हो जाता है। 3 से 4 डिग्री का फासला होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, नॉट मैक्सिमम 5। अच्छा, उसके बाद तो एनी प्लैनेट ये 8 नंबर पे लिखा है। और दूसरा फिर क्या है, राहु और केतु। अगर राहु और केतु किसी रूलिंग प्लैनेट के राशि में बैठे हैं तो वो भी जो है रूलिंग प्लैनेट माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए राहु तो ऑलरेडी वैसे रूलिंग प्लैनेट अपने आप में ही आ गया है, लेकिन चूंकि राहु यहाँ, अगर राहु अपने आप नहीं आया होता तो चूंकि राहु जो है टॉरस में बैठे हुए हैं, तो टॉरस का लॉर्ड कौन है, टॉरस, टॉरस का लॉर्ड है वीनस। तो चूंकि वीनस वाज आइडेंटिफाइड एज अ रूलिंग प्लैनेट, तो राहु भी रूलिंग प्लैनेट हो जाता टॉरस में बैठने के बदौलत। लेकिन यहाँ अपने तरीके से भी राहु आ गया है। तो ये एडिशनल रूलिंग प्लैनेट्स ये होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वापस, जो हमने 2 यहां से डिसअपियर करवा दिया उसको मैं वापस ले आता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। वो रिजर्व रूलिंग प्लैनेट होते हैं। मैं आप देखिएगा ये ये देखिए असेंडेंट सबलॉर्ड राहु, असेंडेंट सबलॉर्ड राहु देखिए ये रिजर्व रूलिंग प्लैनेट है। और मून सबलॉर्ड केतु ये भी रिजर्व रूलिंग प्लैनेट है। रिजर्व रूलिंग प्लैनेट क्यों होते हैं, देखिए क्या होता है, कई बार जैसे यहीं पर आप देख रहे हैं कि
रूलिंग प्लैनेट्स रिपीट करते हैं, 2 बार 3 बार अगर सेम प्लैनेट आ जाता है तो आपके पास रूलिंग प्लैनेट्स 5 में से रह कितने जाते हैं, 2 रह जाते हैं, 3 रह जाते हैं। तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है प्रेडिक्शन में, तो उसमें आप रिजर्व रूलिंग प्लैनेट की मदद ले सकते हैं। यहाँ तो देखिए राहु ही है, रिजर्व में भी राहु है और केतु है, तो आप केतु जैसे राहु देखिए कितनी बार आ रहा है एज अ रूलिंग प्लैनेट, राहु 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 3 बार आ रहा है ना। 3 बार राहु आ रहा है, तो आपको आवश्यकता पड़ेगी एक और रूलिंग प्लैनेट की। आप देखेंगे 2 ही 3 रह गए, तो आप फिर केतु को एज अ रिजर्व रूलिंग प्लैनेट यूज कर सकते हैं। यूज करने का क्या तरीका है वो हम डिस्कस करेंगे, कब करना है, कैसे यूज करना है। अच्छा, कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग रूलिंग प्लैनेट्स। देखिए नंबर 1, देखिए रूल्स रिगार्डिंग नंबर 1 है रेट्रोग्रेड रूलिंग प्लैनेट्स विल नॉट गिव रिजल्ट टिल दे बिकम डायरेक्ट। कोई भी रूलिंग प्लैनेट अगर कुंडली या होररी प्रश्न से भी जज कर रहे हैं, अगर उस समय रूलिंग प्लैनेट अगर आपका रेट्रोग्रेड यानी कि वक्रीय है, देन इट विल नॉट गिव द रिजल्ट इफ इट इज अ सिग्निफिकेटर टिल इट कम्स बैक टू डायरेक्ट मोशन। वो वक्रियता से जब तक बाहर नहीं निकलेगा, डायरेक्ट नहीं होगा, तब तक वो रूलिंग प्लैनेट रिजल्ट नहीं देगा। ये एक रूल है। दूसरा रूल है कोई भी रूलिंग प्लैनेट अगर किसी ऐसे प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा है जो कि वक्रीय है तो वो रिजल्ट देगा ही नहीं, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये 2 रूल हैं। अब आता है कि यूजेस ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स, हमें कब यूज करना है रूलिंग प्लैनेट। सबसे पहले तो क्या हमेशा रूलिंग प्लैनेट यूज करना है, उसका जवाब है नहीं। नहीं तो आप फंस जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जहां आवश्यकता हो उसी समय आप रूलिंग प्लैनेट्स को यूज कीजिए। किस किस चीज में करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम, बीटीआर जिसको कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, उसमें रूलिंग प्लैनेट्स का यूज मैंडेटरी है। हालांकि मैं बिना रूलिंग प्लैनेट्स के भी बीटीआर में करता हूं कुछ केसेस में, उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 99% केसेस में आपको रूलिंग प्लैनेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग बात है, वो मुद्दा अलग है कि मैंने एक पद्धति इजाद की है जिसमें कि बिना रूलिंग प्लैनेट्स के भी मैं बीटीआर कर देता हूं कई बार, तो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बीटीआर पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और बीटीआर में मुझे अपने वो नहीं तारीफ करनी चाहिए, लेकिन बीटीआर में काफी ठीक ठाक तरीके से, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन भी कर देता हूं और कर भी देता हूं। सिलेक्शन ऑब्लिक रिजेक्शन ऑफ सिग्निफिकेटर्स, कई बार देखिए ये मैंने बताया था ना, जीपीएस का काम करता है रूलिंग प्लैनेट्स। कई बार आप फंसेंगे, जो अभी एग्जांपल इसके बाद में दिखाऊंगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि आपको किसी प्लैनेट को एज ए सिग्निफिकेटर यूज करना है या रिजेक्ट करना है, वहां पर रूलिंग प्लैनेट कैसे काम आता है वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में रूलिंग प्लैनेट्स की आवश्यकता पड़ती है, वो भी हम देखेंगे कैसे हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में रूलिंग प्लैनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रेडिक्टिंग स्मॉल डे टू डे इवेंट्स, इसमें तो रूलिंग प्लैनेट से ही होता है। तो जैसे आज सवाल बहुत बार आता है ना कि कोरियर वाला कब आएगा, या हमारे गेस्ट कितने बजे पहुंचेंगे। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हम अपने क्लास में पढ़ाते हैं और हमने वीडियोस भी इसके डाले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वो एग्जैक्ट टाइम निकल के आता है, कोरियर कब आएगा, गेस्ट कब आएंगे, प्लम्बर कब आएगा, इलेक्ट्रिशियन कब आएगा, एग्जैक्ट टाइम निकलता है, या चिट्ठी कब आएगी। ठीक है, तो उसके लिए रूलिंग प्लैनेट्स उस समय इस्तेमाल करते हैं। और वेरी यूजफुल इन होररी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न पद्धति में बहुत यूजफुल होते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है यूज करना, आवश्यक नहीं है। मैंने बताया जीपीएस का काम करता है, जब आप भटके तभी रूलिंग प्लैनेट्स का इस्तेमाल करें। Checking the authenticity of a horoscope for the limited purpose of predicting a single subject matter. जैसे कोई आपके सामने पास हॉरोस्कोप आया, आप श्योर नहीं है कि उसका टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है कि नहीं, सवाल वो आपसे करना चाह रहे हैं कि शादी कब होगी। तो शादी के लिए सिर्फ उस हॉरोस्कोप को अगर आपको देखना है तो एक उसका तरीका यह है कि सेवेंथ, शादी के लिए सेवेंथ हम हाउस को देखते हैं, सेवेंथ हाउस के कोऑर्डिनेट्स को आप देखिए, सेवेंथ हाउस का राशि लॉर्ड कौन है, सेवेंथ हाउस का स्टार लॉर्ड कौन है, सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड कौन है। अगर ये 3 रूलिंग प्लैनेट से मिलते हैं तो आप उस हॉरोस्कोप को
मान सकते हैं कि फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रेडिक्टिंग अ मैरिज मैं इस हॉरोस्कोप से प्रोसीड कर सकता हूं, बाकी चीजों के लिए नहीं, सिर्फ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। जैसे मान लीजिए वो उसका सवाल है कि मैं मकान खरीद पाऊंगा कि नहीं, तो फोर्थ हाउस के कोऑर्डिनेट्स को रूलिंग प्लैनेट से मैच करवाइए। तो ये क्लियर हो गया होगा रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। अब हम आते हैं रूलिंग प्लैनेट्स कैसे यूज करना है। देखिए बीटीआर वगैरह तो अलग सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन एक एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूं कि रूलिंग प्लैनेट्स मैं कैसे यूज करता हूं, वो आपको मैं इस एक एग्जाम्पल चार्ट से मैंने एक टाइमिंग ऑफ मैरिज किया था, उसमें रूलिंग प्लैनेट्स को मैंने कैसे यूज किया वो चार्ट आपके सामने मैं खोल रहा हूँ। देखिए टाइमिंग मैरिज प्रिडिक्शन, इस पर मैं पूरे उस पर तो नहीं जाऊंगा, वो लिखा हुआ है, आप चाहेंगे तो पढ़ भी सकते हैं इसको और समझ सकते हैं। मैरिज नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, खाली डिस्कस कर रहे हैं रूलिंग प्लैनेट्स ने हमें कैसे हेल्प किया है इसमें। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैरिज को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, खाली द एम्फेसिस इज ऑन यूज ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स, और मैंने कब यूज किया, कहाँ यूज किया, उसको आप देखिएगा। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, जहां समझाने की आवश्यकता होगी मैं रुक करके समझाऊंगा। दिस इज द चार्ट ऑफ, मैं कर्सर को चेंज कर देता हूं आपके लिए। देखिए दिस इज द चार्ट ऑफ अ गर्ल born in November 1988, presented for consultation regarding marriage prospects and the timing of marriage. ये एक नेटल चार्ट आया था हमारे पास। The girl was almost 30 years of age and the parents were worried. माता पिता परेशान थे, 30 साल की लड़की हो चुकी थी। The chart was judged on 11/11/2018। जो हमने जजमेंट जब किया 11/11/2018 को at 7:20 AM। On the date of judgment, the dasha combination was Jupiter, Sun, Mercury। जब हमने जज किया तो जुपिटर की महादशा में, सन सूर्य की अंतरदशा में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही थी, एंड वॉज टू रन अप टू 9/12/18। मेरे पास कब आया ये 11/11/2018 को, और ये कॉम्बिनेशन सन की अंतरदशा चल रही थी 9/12/18 तक, यानी ये एक महीने से भी कम। ठीक है, देखिए द महादशा लॉर्ड जुपिटर सिग्निफाइज 11th थ्रू इट्स स्टेलर सिग्निफिकेशन, सो मैरिज इज पॉसिबल। आप स्टेलर सिग्निफिकेशन से जुपिटर महादशा लॉर्ड जो है, जुपिटर वैसे भी 11th को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो मैरिज पॉसिबल जुपिटर की महादशा में है। ये पहला हमने देखा। अभी रूलिंग प्लैनेट को इस्तेमाल नहीं करना है, हम ये नहीं चेक कर रहे हैं जुपिटर रूलिंग प्लैनेट है कि नहीं, ऐसे चेक करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, जुपिटर ऑल्सो सिग्निफाइज 5th स्ट्रांगली। ये पूरे मैरिज का वो था, तो इसमें राइट अप जो है मैरिज के हिसाब से, लेकिन मेरा एम्फेसिस आपको रूलिंग प्लैनेट पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। Jupiter also signifies 5th strongly, so chances of a love marriage are also there. The parents were told. The sublord of Jupiter is Ketu, which supports marriage prospects. The Antardasha lord is Sun, signifying both 6th and 7th at the stellar level. So both negative and positive. मतलब sun दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. The sublord of sun is Venus, which signifies 8th strongly, 4th and 11th weakly. So prospects of marriage during Jupiter Sun are not very promising and both negative and positive. सब ठीक है। Moreover, Jupiter Sun, however, is to last only till 9/12/2000। मेरे पास 11 नवंबर को ये चार्ट आया, और सन की महादशा वैसे भी एक महीने से कम में खत्म हो रही थी, तो इसमें पॉसिबल नहीं था कि शादी होगी। ठीक है, पेरेंट्स को भी उम्मीद नहीं थी कि एक महीने के अंदर होगी। तो सन के बाद फिर क्या शुरू होता है, सन के बाद कौन सी अंतरदशा शुरू होगी, चंद्रमा। अभी देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने रूलिंग प्लैनेट्स का इस्तेमाल कैसे किया, ये देखिए। हाँ जी, कहाँ गया ये, ओके। नेक्स्ट वाज टू रन जुपिटर मून। जुपिटर की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चलनी थी 9/4/2020 तक, लंबा पीरियड। ठीक है, नाउ लेट अस एग्जामिन मून एज अ सिग्निफिकेटर। इट सिग्निफाइज 1, 9, 10 and 11 very strongly at the stellar level, so both positive as well as negative। चंद्रमा अंतरदशा लॉर्ड जो है 1, 9, 10 और 11 को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, 1 मैरिज के लिए अच्छा नहीं होता है, 9 न्यूट्रल होता है, 10 मैरिज के लिए खराब होता है, और 11 अच्छा होता है। सो बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
द sublord of moon is sun, which is also positive as well as negative, क्योंकि सिक्स्थ और सेवेंथ दोनों को सिग्निफाई कर रहा है. सो मून थ्रू इट सबलॉर्ड इज सिग्निफाइंग सिक्स्थ मैरिज को नेगेट करता है और सेवेंथ मैरिज को पॉजिटिव होता है, मैरिज के लिए प्रमोट करता है. ठीक है, तो सन जो है चंद्रमा का सबलॉर्ड सिक्स्थ और सेवेंथ दोनों को स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है. तो चंद्रमा शादी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. तो अब हम एज एन एस्ट्रोलॉजर हम क्या करेंगे? So again, a doubt arises as to whether moon as the अंतरदशा lord can give marriage. अब लंबा टाइम है, 9/4/2020 तक चंद्रमा की अंतरदशा चलनी है. पेरेंट्स आपके पास आए हैं, आप एस्ट्रोलॉजर, आप क्या करेंगे? मून दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. So before proceeding, however, bear in mind that the concerned sublord is sun in this case, signifying sixth strongly weighs heavily towards denial. However, moon has created a doubt. It may give marriage or may even deny it. So what to do? Kya kare as an astrologer? Here is where the discovery of ruling planets by Shri Krishnamurti comes to our rescue. I took up the ruling planets एट द टाइम ऑफ जजमेंट फॉर 7:20 जब मैं जज कर रहा था उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स हमने. देखिए, जब आप जज करेंगे रूलिंग प्लैनेट्स को तो नोट करके रख ही लीजिए, आप यूज करना है चाहे नहीं करें. तो ये रूलिंग प्लैनेट्स देखिए हमने नोट कर लिया था. असेंडेंट स्टार लॉर्ड सैटर्न था, असेंडेंट लॉर्ड मार्स था, मून स्टार लॉर्ड केतु था, मून राशि लॉर्ड जुपिटर, डे लॉर्ड सन और राहु था. चूंकि राहु इज ऑल्सो आरपी एज इट इज इन एक्वेरियस राशि, जिसमें जो which belongs to Saturn, or Saturn एक ruling planet था, इसलिए Rahu also treated as ruling planet. We were debating now, coming back to moon, we were debating whether to fix moon as one of the dasa lords and significators for marriage. Now see the RPs and check whether moon appears as a ruling planet or not. यहाँ ये GPS का काम हो रहा है, रास्ता हम भटक गए हैं. ठीक है, इट डज नॉट. मून जो है रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं आ रहा है. ठीक है, सो इट डज नॉट. सो रूल इट आउट. सो मैरिज इज नाउ रूल्ड आउट टिल 9/4/2020 तक. मैरिज रूल्ड आउट हो गई. जब तक चंद्रमा की अंतरदशा चलेगी शादी पॉसिबल नहीं है. till Antardasha of moon, even though moon may be a significator of the marriage giving houses. moon significator है marriage giving houses का. ऊपर significator tables में अगर आप जा करके देखेंगे तो moon आपको significator मिलेगा. ठीक है, either directly देखिए moon 11th को signify कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर, लेकिन रूलिंग प्लैनेट में नहीं आ रहा है और वो दोनों सिग्निफाई कर रहा है नेगेटिंग एज वेल एज पॉजिटिव. तो इसीलिए हमने रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से उसको रिजेक्ट कर दिया. अब हम आते हैं कि नेक्स्ट फिर मून के बाद क्या अंतरदशा आएगी. नेक्स्ट इज मार्स की अंतरदशा आएगी, विच इज अ रूलिंग प्लैनेट सिग्निफाइंग 6th and 7th एट द स्टेलर लेवल, बोथ एट 10th and 11th थ्रू इट सबलॉर्ड. तो मार्स भी नेगेटिव है और पॉजिटिव है. देखिए, लड़की की शादी डिलेड है तो कुछ कारण तो रहा होगा ना. प्लैनेट्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, इस वजह से डिले रहा. सो कैन गिव मैरिज थ्रू इट, दो इट सिग्निफाइज नेगेटिंग हाउसेज ऑल्सो विच में क्रिएट प्रॉब्लम्स इन मैरिड लाइफ, वो अलग बात है. मार्स अंतरदशा वॉज टू रन एज अंडर. देखिए, द मोस्ट लाइकली पीरियड यहाँ पर हमने सारा वो लिख दिया है. देखिए, जुपिटर में मार्स के लेफ्ट साइड में पूरा प्रत्यंतर दशा के साथ सारा पीरियड हमने दे दिया है. द मोस्ट लाइकली पीरियड वाज टू बी बिटवीन 29/4/2020 एंड 19/6/2020. ठीक है, एंड 19/6/2020 ये पीरियड हमने पिक आउट किया. क्यों? दैट इज इन जुपिटर मार्स राहु, एज राहु क्वालिफाइज एज अ आरपी बाय बीइंग इन द राशि एक्वेरियस बिलोंगिंग टू सैटर्न. अब इसमें से हमें पिक आउट करना है ना. ये देखिए, अंतरदशाएं, ये प्रत्यंतर दशाएं तो बहुत सारी हैं, 9 के 9 ग्रहों की प्रत्यंतर. तो इसमें सबसे लाइकलीहुड किसमें है शादी होने की? जुपिटर मार्स तो हमने पिक आउट कर लिया कि ये हमें ये देगा. जुपिटर मार्स को 29/4/2020 से चलना है 16/3/2021 तक. तो जुपिटर मार्स में शादी होनी है, लेकिन हमें प्रत्यंतर दशा हमें चुननी है. तो वो हम कैसे चुनेंगे?
Rahu will give result. Rahu qualifies as a RP by being in the Rashi of Aquarius belonging to Saturn, who has an RP and significator of second house. ठीक है? Rahu will give the result of second house. I told the parents that the marriage was likely between 29/4/2020 and 19/6/2020. In this period, I found the compatible सूक्ष्म and प्राण दशा लॉर्ड, जिसमें मैंने दिखाया नहीं है, सूक्ष्म and प्राण दशा लॉर्ड on 16/5/2020 in the form of Jupiter, Mars, राहु, सैटर्न, केतु. इस कॉम्बिनेशन का पीरियड हमने चुना जो कि 16/5/2020 को. All ruling planets and significators. The transits were also checked out, were as follows: Sun in Sun star, Moon in Jupiter star, Mars in Rahu star, etc., etc. ठीक है? तो मैंने ये बताया. I had been informed that the marriage did place, although after a lot of difficulty, on 18/5/2020 due to COVID. 16/5 का हमने डेट दिया था, 18/5 को शादी हुई. 1-2 दिन तो चलिए देखिए ऊपर नीचे हो ही जाता है. तो यहां पर देखिए रूलिंग प्लैनेट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये आपको मैंने यहां पर इलस्ट्रेट किया. ठीक है? यहां पर हमने इलस्ट्रेट किया रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से कैसे हमने चंद्रमा को रिजेक्ट किया, और नीचे भी जो ये हमने टाइमिंग फिक्स किया है, ये रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से ही हमने टाइमिंग को फिक्स किया है. अब वो डिटेल में अगर मैंने सारा नहीं दिया है, मैं अपने क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो उस समय मैं डिटेल में सारा बताता हूँ कैसे कैसे स्टेप वाइज किसको रिजेक्ट किया, किसको हमने सेलेक्ट किया. ठीक है? तो ये रहा. फिर देखिए ये दिस इज हाउ रूलिंग प्लैनेट्स आर यूज्ड, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां स्टेप था, जहां हम फंस रहे थे, वो चंद्रमा वाला था मामला. चंद्रमा वाला था, चंद्रमा को सेलेक्ट करना है या नहीं करना है. तो वहां हमारे रूलिंग प्लैनेट से हमें काफी मदद मिली, क्योंकि चंद्रमा का एक लंबा पीरियड था, पेरेंट्स वरीड थे शादी के लिए. तो हमने रूलिंग प्लैनेट्स का इस्तेमाल करके डिसाइड किया कि चंद्रमा के अंतरदशा में शादी पॉसिबल नहीं. This is how ruling planets are to be used, when they are to be used. और BTR वगैरह के मैं जो वीडियोस डालता हूँ उसमें तो आप लोगों ने देखा ही होगा रूलिंग प्लैनेट्स कैसे यूज करते हैं, और बहुत से छोटे छोटे डे टू डे इवेंट्स के भी हमने वीडियो डाले हैं जिसमें रूलिंग प्लैनेट्स का इस्तेमाल होता है. तो ये रहा मेरा रूलिंग प्लैनेट्स पर वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए. मेरे बैचेस चल रहे हैं, चलते रहेंगे आगे भी. मेरे बैचेस चलने हैं. मैं संडे का बैच एक शुरू करना चाह रहा हूँ, वीकेंड बैच जिसको बोलते हैं, जिसमें कि बहुत लोग रात में 9 बजे से मेरे क्लासेस होते हैं, लेकिन बहुत लोगों का ऑफिस वगैरह डिले से खत्म होता है तो वो लोग नहीं ज्वाइन कर पाते. नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ संडे बैच फॉर बोथ वैदिक एज वेल एज केपी. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कीजिए. ये नीचे जो आपको शायद नजर आ रहा होगा, ये एनालिसिस थ्रू वैदिक है. इसी हॉरोस्कोप को वैदिक से भी मैंने एनालाइज करके मैरिज को प्रेडिक्ट किया थी, ये वो है. तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट, एंड कीप वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.